बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबले में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से हम आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान की इस वक्त जो हालिया सूरत हाल है उसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं, मगर मैं आप लोगों को बताऊं कि मरदमशुमारी की जो मंजूरी हुई थी उसके बाद से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हमने देखा कि वो अपना आईनी तकाजा उसको याद आ गया कि जी 90 रोज़ के अंदर पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। बिल्कुल दुरुस्त बात है, मगर सवाल ये कि क्या इलेक्शन में ताखीर की जो बात हम करते हैं उसकी पूरी जिम्मेदारी मुस्लिम लीग नून पर आयद करना दुरुस्त होगा? इसके ऊपर बात करने जा रहे हैं। और इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो सूरत हाल है, सड़कें देखें, तशद्दुद है, एहतजाज है, मुल्क गिर हड़ताल की कॉल है और जगह जगह लोग आपको मिल रहे हैं। बिजली के बिल जो हैं उनको जलाया जा रहा है। कई जगहों से ऐसी इत्तलात आ रही हैं मुसद्दिका कि लोग इतने तंग आ गए हैं कि खुदकुशी करने पर मजबूर हो गए। मगर दूसरी तरफ तस्वीर का जो दूसरा रुख है वो हमारे सरकारी मुलाजमीन का है, जिनको अरबों रुपए की मुफ्त बिजली दी जाती है। किसको कितने यूनिट किस तरह से मुफ्त मिलते हैं, इसका कोटा क्या होता है और इसका बोझ किस तरह से अवाम पर लादा जाता है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। और डेफिनेटली अदालत के हवाले से कि तोशाखाना केस के अंदर जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ है उनके हवाले से जो फैसला महफूज हुआ है, कल उसको आइंदा आने वाले रोज में सुना दिया जाएगा। क्या इम्कानात हैं उस फैसले में, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। आमिर साहब, जो मैंने सूरत हाल पेश की, शायद मैंने लफ्ज़ों में कुछ गुंजाइश बाकी रखी। हालात बड़े टफ हुए हुए हैं, लोग लड़ रहे हैं, तशद्दुद हो रहा है, मार रहे हैं, जलाओ घेराव हो रहा है। जो बिजली की तकसीमकार कंपनियां हैं उन्होंने इजाफी पुलिस को तलब कर लिया। अगर पूरे सिस्टम को देखते हैं तो इसका एक हाल हमें नजर आता है इलेक्शन। उस इलेक्शन के ऊपर भी हमारी सियासी जमातें मुत्तफिक नहीं हैं। कोई 90 रोज की बात करता है, कोई 190 रोज की बात करता है। समझ नहीं आ रहा पाकिस्तान में हो क्या रहा है। पाकिस्तान में जो भी हो रहा है मेरा इससे ज्यादा खतरनाक कभी नहीं हुआ था। तारीख में नजर डालें तो मेरा ख्याल है चीनी के ऊपर जो पूरे मुल्क में इस तरह से हंगामा हुआ था तो उसमें अयूब खान की डिक्टेटरशिप, सख्त गवर्नमेंट जो है वो गिर गई थी। और इस वक्त जो है बिजली की वजह से ये पूरे खैबर से कराची तक जिस तरह लोग इकट्ठे हो रहे हैं, और ये कोई एक पॉलिटिकल पार्टी का इशू नहीं है, ये तमाम पॉलिटिकल पार्टी से ऊपर का एक इशू है जो कि डायरेक्टली अवाम को हिट कर रहा है। और ऐसा बात है कि बड़ी लतीफ़ा सबसे बड़ा ये है कि जो लोग इसके सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं कि 300% पिछले 16 माह में पीडीएम की गवर्नमेंट में ये कीमत बढ़ी। और वो बताया जा रहा है कि जी वो पीपल्स पार्टी और जेयूआई वाले भी, उन्होंने भी महंगाई और बिजली की बिल बढ़ने के ऊपर जो है ना वो भी जल्द से जुलूस कर रहे हैं। इससे बड़ा लतीफा नहीं हो सकता कि वो सड़कों पे निकल आए। मगर मैं ये है कि ये किसी को हैरानी नहीं है, ये एक परफेक्ट स्टॉर्म है, ये एक तूफान है जो कि बड़े अरसे से ब्रू कर रहा था। फाइनली वो बिल्कुल सर पे आ गया है। और ये सूरत हाल देखेंगे, पहले पोलियो की टीमों के साथ जो है ये पुलिस वाले भेजे जाते थे। अब जो इतलात आ रही हैं कि उन्होंने सिक्योरिटी मांग ली है, कि मीटर रीडर ने इनकार कर दिया है कि उनकी जान को खतरा है, कि वो साथ में पुलिस जाएगी। और वापडा वालों ने इंस्ट्रक्शन दी हैं कि जनाब वो अपने वापडा की पहले जो बड़े फख्र के साथ सरकारी नंबर प्लेटें लगाते थे कि वो नंबर प्लेटें ना लगाएं। तो जब ये निज़ाम आ जाए तो बहुत खतरनाक बात है। और क्यों ना हो कि इन्होंने पिछले 3 माह में इसी माह में अगस्त में 15 रुपए बढ़ाई है, और ये 52 रुपए का पर यूनिट जब हो जाएगा, ये जो कि 28-30 रुपए पर यूनिट होने पे, अभी आपने अपने इब्तिदाई में मरियम बीबी का वो दिखाया कि वो बिल लहरा लहरा के देख रही कि जब ये वोट मांगने आए इस तरह के बिजली के नर्ख बढ़ाने के बाद तो इनको जूती मारना। तो अब पता नहीं क्या वो कर रहे होंगे, क्या सोच रहे होंगे। तो ये बिजली वाला मामला बहुत ही खतरनाक है। ये ऐसा इशू है क्योंकि हर आदमी को, हर किसान को, मजदूर को अफेक्ट करता है, सबसे ज्यादा बल्कि उन्हीं को करता है। और आमदनी बड़ी थोड़ी है, तनख्वाहें मिल नहीं रही। अभी रेलवे के मैं देख रहा था, उसकी वजह से रेलवे वो हड़ताल पे जा रही है कि जी हमें तनख्वाह मिली नहीं है, बिजली के बिल बढ़ गए हैं। तो वो ऐलान कर रहे हैं कि वो ट्रेनें बंद हो जाएंगी। ताजरों ने आ गई, मार्केटें बंद कर दी हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है सड़कें बंद हो रही हैं। तो ये मुल्क तो सारा रुक जाएगा। तो ये उसका हल आप कह रही थी कि जी इलेक्शन हल होगा। ये इलेक्शन से हाँ ये जरूर है कि बेहतरी कुछ थोड़ी सी हो जाएगी, कि एक पार्टिसिपेटरी गवर्नमेंट हो जाएगी, या वो जिसको लोगों के
अवामी नुमाइंदे होंगे, उनकी नुमाइंदगी हासिल होगी, तो शायद वो बड़े रिफॉर्म हो जाए। क्योंकि ये ओवरनाइट में ये जो इस वक्त कैबिनेट बैठी हुई है निगरान, कि जी वो 2 दिन से एक लतीफ़ा है ये भी कि वो सोच रहे हैं कि जी इसका क्या हल निकाला जाए, बस भी नहीं निकाल सकते। ये वो दहाइयों से सिलसिला है, वो रिफॉर्म्स हैं, जो मसाइल हैं उसको ठीक करना था। ये अब आईपीपीज़ को जो दो जो सबसे बड़े इसके अंदर इश्यूज हैं, एक ये है कि 462 अरब रुपए सालाना जो हैं आप चोरी जो हो रही है बिजली उसके पे कर रहे हैं। चोरी का तो एक तो है ना, चले जी वो फ्यूल महंगा हो गया, बिजली महंगी हो गई क्योंकि पेट्रोल महंगा हो गया या खरीदा नहीं जा रहा, एलएनजी नहीं आ रही। पर एक है कि मैन मेड क्राइसिस, ये इनका अपना बनाया हुआ है, इनकी नालायकियों की वजह से है कि ये जहां 462 अरब रुपए सालाना बिजली चोरी हो रही हो और ये आईपीपी को तकरीबन 500 अरब रुपया ये माजी की हुकूमतों ने खास तौर पे और की गवर्नमेंट्स के अंदर ये जो आईपीपी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किए गए थे कि जी उनको कैपेसिटी चार्जेस, हम ये कैपेसिटी चार्जेस की बात करते थे तो लोग मजाक उड़ाते थे कि यार ये क्या चीज होती है। अब हर एक की जब बिल्कुल ये क्राइसिस सर पे आया तो लोग आम आदमी को भी समझ आ गया है कि कैपेसिटी चार्जेस ये वो जुल्म है कि जिसमें आप बिजली वो दे भी नहीं रहे, बना भी नहीं रहे और उनको तकरीबन जो है 500 रुपया मुफ्त देना पड़ रहा है। तो इससे ज्यादा ये वो कॉन्ट्रैक्ट जो किए गए और इसका 2000 अरब रुपए के करीब जो है ये अब कर्जा बन चुका हुआ है और ये पीटीआई रिजॉल्व करने की कोशिश की गई थी, मगर वो वहां पे जो उसके अंदर बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, मंशर्स ऑफ द वर्ल्ड, वो उन्होंने वो चाह रहे थे कि कोई अपना फॉरेंसिक ऑडिट करवाए बगैर, यानी कि ये पता नहीं था कि उन्होंने वो बिजली के लिए फ्यूल इस्तेमाल किया नहीं किया, बनाया नहीं बनाया, जायज है नाजायज है, वो कह रहे थे बस वो हमें वो बस दे दें, पैसे दे दें, और ये मजबूर किया जा रहा था। इसलिए वजह से वो मसला रिजॉल्व नहीं हुआ और उनको डॉलरों में पहले पैसे दिया जा रहा था, यानी कुछ जरूरत ही नहीं कि डॉलर जो है ये 180 से जो 300 रुपए हो गया है तो उनको तो डबल प्रॉफिट यही हो गया। फिर ये उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट था कि 25-25 साल के कॉन्ट्रैक्ट हैं और उनको 10 साल में पूरी उनकी जो इन्वेस्टमेंट थी वो पूरी कर दी गई, तो वो तो कब के अपने पैसे कमा के डबल ट्रिपल कर भी चुके। अब ये हमारे अवाम के, हम अपनी नालायकी का जुम्मा कंज्यूमर को ट्रांसफर कर रहे हैं कि वो ये जो गवर्नमेंटों की नालायकी है ये उसका जो है सारा का सारा बोझ जो है वो अवाम पे डाल दिया गया है। इससे वो बेचारे सड़कों पे ना आए तो क्या करें। अब ये और साथ में कंपाउंडेड इफेक्ट ये है कि ये सिर्फ बिजली का मसला नहीं है, ये महंगाई का मसला है कि ऐसे मौके पे बिजली बढ़ाई गई है जबकि उनको चीनी नहीं मिल रही, आटा नहीं मिल रहा, पेट्रोल दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है, वो 290-300 रुपए पर लीटर हो गया, जिसकी वजह से किराए महंगे हो गए हैं। आज मैं देख रहा था मोटरवे वालों ने लाहौर इस्लामाबाद वो 10 रुपए पर किलोमीटर जो 10% जो है पैसे बढ़ा दिए हैं जी। तो जाहिर फिर हर चीज जब जिंदगी उनकी तंग हो जाएगी तो वो बेचारे क्या करेंगे। मगर इसको अगर कोई लाइटली ले रहा है तो ना ले। ये पीटीआई का तो इन्होंने जो जलसे जुलूस बंद करवा दिए, ये उससे ज्यादा खतरनाक है क्योंकि ये एक वो जिन था, ये एक बम था जिसके ऊपर ये तकिया रख के बैठे हुए थे। अब ये बहाना है, ये लोगों की जो बेबसी है, हेल्पलेसनेस है, ये फट रहा है और ये बिजली एक बहाना है। बहाने के पीछे सिर्फ बिजली का मसला नहीं है, ये मुआशरे की घुटन, ये सप्रेशन, महंगाई, बेरोजगारी, ये छोटे छोटे ग्रेनेड हैं और ये सारे ग्रेनेड मिला के एक बड़ा बम बन गया है। और ये परफेक्ट स्टॉर्म जिसे कहते हैं ना कि जब आपका एक सियासी क्राइसिस चल रहा है, आपका एक मुआशी बहरान चल रहा है और साथ में ये जब बिजली का इशू आता है तो फिर वो फट जाता है। तो इसको अगर कोई लाइट ले रहा है तो बहुत बेवकूफी कर रहा है और ये निगरान गवर्नमेंट जो है ये बड़े स्टेप ले नहीं सकती। सो अगर कोई सोच रहा है कि जी वो बैठ के हल निकालेंगे, नहीं निकलेगा।
सही है, ठीक है। लेकिन आमिर साहब, आपने बड़ा ही दुरुस्त ये तज्जिया दिया कि ये मुआशरे की घुटन है, ये तबकाती तकसीम है। अशराफिया का एक तबका हमने बना दिया जिनको आप अरबों रुपए की सब्सिडीज देते हैं, अरबों रुपए की मुफ्त बिजली उनको मुहैया करते हैं, और दूसरा तबका वो है जो कि बेरोजगारी का भी सामना कर रहा है, महंगाई का भी सामना कर रहा है। इस वक्त शामिल करती हूँ अपनी गुफ्तगू में सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच आपके वक्त के लिए। ओवर टू यू आमिर साहब। जी मुशाहिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके ज्वाइन करने का। मुशाहिद साहब को हम इसलिए तकलीफ देते हैं कि ये इनसे हमेशा एक बड़े कैनवस पे चीजें पूछते हैं कि हम अपने दाखिली इस क्राइसिस में इतना फंसे हुए हैं, मुआशी और फिर उसके बाद सियासी और फिर ये बिजली पानी के मसले के तमाम पूरा पाकिस्तान जो है खैबर से कराची तक इकट्ठा हो गया है, पर हम भूल जाते हैं कि हम एक वैक्यूम में नहीं रह रहे। दुनिया में, हम भारत में, अफगानिस्तान में, बाकी दुनिया में क्या कुछ हो रहा है और वो बाहर से दुनिया कैसे देख रही है उसको। और ये चूंकि शाह साहब अभी चीन से भी होके आए हैं, अफ्रीका से भी हो गए हैं, तो इनसे बड़ा कैनवस पे तो लेंगे, मगर मैं उससे पहले जरूर चाहूंगा कि पहले ये जो दाखिली मसाइल हैं, और मैं जो मेरे अल्फाज हैं कि ये परफेक्ट स्टॉर्म है जो कई सालों से ब्रू कर रहा था, और वो ऐसे वक्त में आया जबकि हमारे मुल्क के बैरूनी और अंदरूनी सब प्रॉब्लम्स इकट्ठी हो गई हैं। पहले जरा दाखिली पे शाह साहब को अपने प्लीज जरा कुछ व्यूज चाहेंगे, फिर हम लार्जर पिक्चर पे जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी आमिर साहब, और आपके व्यूअर्स को बड़ा अस्सलाम वालेकुम मेरी तरफ से। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी कौम बुनियादी तौर पर बड़ी एक साबिर कौम है और बड़ी मेहनत करने वाली कौम है, रेजिलिएंट कौम है, और वो काफ़ी मुश्किलात को बर्दाश्त भी करती है, उसका सामना भी करती है और उसको ओवरकम भी करती है। लेकिन जैसे अंग्रेज़ी में कहते हैं ना, इनफ इज़ इनफ, वो कहते हैं कि क्या एक है कि हमारे लिए जो इस मुल्क में जो गरीब तबका है या लोअर मिडिल क्लास है, उसके लिए तो कोई पुरसाने हाल नहीं रहा, अब उसके लिए कोई रिलीफ नहीं रहा, उसके लिए ना लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, ना एजुकेशन के हवाले से, ना बेसिक फैसिलिटीज़ के हवाले से, और ना बेसिक क्वालिटी ऑफ लाइफ के हवाले से। और जो भी फैसिलिटीज़ हैं, जो भी स्टेट के रिसोर्सेज हैं, जितने भी कम रिसोर्सेज हैं, वो सारे इस्तेमाल हो रहे हैं एक एलीट को पावर करने के लिए। वही एलीट जो है वो मौज भी कर रही है, हुकूमत भी कर रही है, और फिर उसके बाद वो सारा फ़ायदे भी उठा रहे हैं और उनको मराद भी मिल रहे हैं। एंड दे आर अबव द लॉ एंड दे आर सम पीपल हु आर जस्ट हैविंग अ ग्रेट टाइम। तो उस हवाले से मेरे ख्याल में एक रिएक्शन हो रहा है। और दूसरी एक और भी एलिमेंट है कि पाकिस्तान मेरे ख्याल में मुसलमान दुनिया में, मैंने जनरल ज़िया का भी दौर देखा है, दूसरे भी दौर देखे हैं, कि एक बड़ी एक कल्चर ऑफ रेजिस्टेंस है हमारे लोगों में, रेजिलियंस भी है, और एक जानदार लोग हैं, लोग बोलते हैं, स्टैंड लेते हैं। और वो ये अरब मुल्क नहीं है कि जिसमें आप 20-30 साल गुजारा करें, सीसी हो या हुस्नी मुबारक हो या कोई और लोग हों। इधर लोग रिएक्ट करते हैं और बोलते हैं, चाहे वो डिक्टेटरशिप भी हो या जमहूरियत का दौर भी हो, तो उसमें वो कंट्रोल्स और सफोकेशन बर्दाश्त नहीं करते वो। तो उस हवाले से मैं समझता हूँ कि ये आप देखें ना, ये जो इशू आया है, आप सिंपल मैथमेटिक्स कर लें, 1.5 ट्रिलियन तो आपकी अपने जो लॉसेस आपने खुद मान लिए कि 600 अरब FBR में करप्शन है, और 900 अरब के जो लॉसेस हैं पावर सेक्टर के। हम कहते हैं कि हम मुश्किल फैसले करेंगे, लेकिन हम आवाम की मुश्किलात में इजाफा करते हैं। मुश्किल फैसले करने की सलाहियत नहीं है, क्योंकि मुश्किल फैसले से आपके जो मरात याफ्ता तबका है उनके मरात अफेक्ट होते हैं। क्या रियल एस्टेट वाले या शॉपकीपर क्लास वाले या एग्रीकल्चर वाले या और लोग हैं। पिछले दिनों मेरी बात हो रही थी तारिक मलिक साहब से, जो चेयरमैन नादरा रहे हैं, फ़ातिमा मलिक साहब के साहबजादे हैं। उन्होंने कहा कि जी हमारे पास लिस्ट में 4.1 मिलियन पाकिस्तानीज की लिस्ट है, 41 लाख की, जो गाड़ियाँ भी रखती हैं, घर भी रखते हैं, बाहर ट्रैवल भी करते हैं और टैक्स नहीं देते। कहते हैं हमने प्रपोज किया कि ये लिस्ट गवर्नमेंट को दे देते हैं और उसमें से उनको फ्लैट टैक्स लगा दें 1 लाख का, माजी को भूल जाए।
4.1 ट्रिलियन तो आपका उसी दिन आ जाएगा आपका। तो आप वो मुश्किल फैसले करने से वो, प्लस जो सब्सिडीज देते हैं जो कॉरपोरेशंस को और दूसरे लोगों को। शाह साहब, ये जो आप फरमा रहे हैं कि ये बड़े सख्त फैसले हैं, ये लार्जर रिफॉर्म्स हैं, डिलेड रिफॉर्म्स हैं, तो आपके ख्याल में ये 90 दिन तो इलेक्शन का नहीं पता कि 180 या 280 है, ये निगरान हुकूमत ये बड़े फैसले ले पाएगी, इस मसले का हल निकाल लेगी? देखें जी, ये तो रिफॉर्म भी नहीं है आमिर मतीन साहब, ये तो रीस्ट्रक्चरिंग है, रीवैम्पिंग है और रीसेट है बेसिकली। तो ये तो निगरान जो केयर टेकर्स अभी 10 दिन पहले आए हैं बेचारे, जुमा 9 दिन हुए आए हैं, उनका तो बड़ा लिमिटेड मैंडेट है और लिमिटेड स्कोप भी है उनका, तो मुझे नहीं ख्याल कि वो कर सकेंगे। जो उससे पहले भी आए थे तो उन्होंने नहीं किया, जो अवाम की नुमाइंदगी या उससे पहले गवर्नमेंट में हो। तो मैं समझता हूँ कि इसमें असल इशू ये है कि जो लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस हो गया है, अवाम का एतमाद का फुकदान हो गया है पाकिस्तान के मुस्तकबिल पर। और कितने लोग, जैसे ओवर 1.5 मिलियन लोग बाहर जा चुके हैं, खैर वो नौकरी के लिए भी जाते हैं और लोगों के भी जाते हैं। तो ये मायूसी का खात्मा और कुछ एक उम्मीद की किरण की जरूरत है इस वक्त कि हमारे में हिम्मत है, हौसला है, हम बड़े फैसले कर सकते हैं। अभी इतनी बड़ी समिट हुई है ब्रिक्स की, मैं भी खुद गया था, पहला पाकिस्तानी था जो मैं गया हूं, उसको इनवाइट किया गया है। इतना बड़ा इदारा बना है, हम उसका भी फैसला नहीं कर सके कि हमने उसकी दरखास्त भी देनी है मेंबरशिप की कि नहीं देनी। तो हम, नेपोलियन ने कहा था ना, इट इज बेटर टू डिसाइड रॉन्गली देन नॉट टू डिसाइड एट ऑल। हम तो फैसले ही नहीं कर सकते। कौन सा फैसला किया है पिछले 1.5 साल में हमने? आप ये मुझे बताएं। कोई सिर्फ अवाम की मुश्किलात, उससे पहले जो हुकूमत थी उन्होंने क्या फैसला किया, पीटीआई वालों ने भी। तो मतलब है कि हम फैसले तो कर नहीं सकते, तो खास तौर पे वो फैसले जिससे अवाम को फायदा होगा और अवाम के लिए बेहतर जिंदगी की कोई उम्मीद पैदा होगी। जी आमिर साहब, अच्छा ठीक है, लेकिन मुशाहिद साहब, आप ये जो बात कर रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त बात है। ऐसा लगता है कि कोई भी गवर्नमेंट आती है, फैसला साजी की कुव्वत जो है उसकी वो हिम्मत नहीं कर पाते। मुझे ये बताइए कि अगर एक रियासत आज तक ये अभी तक ये फैसला नहीं कर सकी, आपने ब्रिक्स का हवाला दिया कि हमने उसकी मेंबरशिप लेनी है नहीं लेनी, ये फैसला नहीं हो सका, तो हम एक रियासत में बैठ के, इलेक्ट होके, गवर्नमेंट में बैठ के कर क्या रहे हैं? क्या कर रहे हैं हम लोग? फिर कर ये करें मौज मेला कि अपने फ़ायदे उठाएं और अपने पर्क्स और प्रिविलेजेस का फ़ायदा उठाएं और लॉन्ग टर्म विजन। इसलिए पाकिस्तान की हालत ये बन चुकी है जो इस वक्त मौजूद है, क्योंकि हम बड़े फैसले करने से कासिर हैं और हम सिर्फ अपने मफादात या अपने, मैं तो कहता हूँ ये पॉलिटिकल ट्राइबलिज्म है कि अपना, वो भी ट्राइबल ही है ना, पार्टी की सोच या अपनी क्लैन की सोच या अपने खानदान की सोच, उससे बालातर होकर हम नहीं सोच सकते। वी हैव टू थिंक फर्स्ट एज पाकिस्तानीज, as a nation, not as a province या person या family या party even। ये मुल्क के मसाइल ऐसे हैं कि कोई एक शख्स, एक पार्टी, एक इदारा अकेले ये मसले हल नहीं कर सकते, ये हमने मिल के करने पड़ेंगे। और अगर हम एक दूसरे के गिरेबान पर पड़े रहेंगे जो पिछले 1.5-2 साल से हो रहा है, तो फिर आपका फोकस क्या होगा? आप कोई के मेंढक बन जाएंगे। यू आर फ्रॉग्स इन अ वेल। दुनिया में इतनी तब्दीली आ रही है, आमिर साहब ने खुद बताया, मैं खुद ट्रैवल करता हूं, मैं देखता हूं क्या हो रहा है, इतनी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, ग्लोबल लैंडस्केप इज चेंजिंग। हमारे पास स्ट्रेटेजिक स्पेस है, दुनिया कहीं कहां पहुंच रही है। थर्ड वर्ल्ड के ममालिक की बात कर रहा हूं मैं, मगरब की बात नहीं कर रहा, मैं एडवांस मुल्क की बात नहीं कर रहा। हमारे विसिनिटी में देख लें कितने चेंजेस आ रहे हैं, तो हम किसी और डगर पर लगे हुए हैं। तो मेरे ख्याल में कोर्स करेक्शन की जरूरत है, सही दुरुस्त है और अपना किबला दुरुस्त करें, सोच दुरुस्त करें, फोकस करें और बड़े दिल से, बड़े दिमाग से सोचें। काटते हुए कि मेरा ख्याल है, मुझे करेक्ट कीजिएगा, कि ये एक यूनिक सिचुएशन है हमारी तारीख में। पहले इस खित्ते में मैं पहले ही कह रहा था कि बहुत कहत बंगाल में आता था, कम जरखेज इलाकों में आता था। इंडस बेसिन में तो कहत इन्होंने भूख देखी ही नहीं है। और ये यूनिक ऐसे भी है कि इसमें पहले पीटीआई को तो चलो दबा लिया, उनके केस करवा दिए, मगर इस इशू पे तो नून लीग हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे कोई पार्टी भी हो, ये तो क्रॉस द बोर्ड हर एक को हिट करता है। तो ये जो, मैं तो बड़ा डर गया हूं कि ये जो लोग सड़कों पे ये हेडलेस मूवमेंट है, जिसको पता नहीं किससे बात करनी है, कि ताजर भी बाहर आया हुआ है, मजदूर भी आया हुआ है, तो इसको ठंडा करने के लिए ना इनके पास सोल्यूशन नजर आ रहा है
और ना वो कोई लोग हैं जिनसे बात की जा सके, तो क्या आप भी उतने डर रहे हैं? देखिए जी, ये एक किस्म की एरप्शन सी हो रही है, एक लावा फट रहा है, और उसमें बुनियादी जो इमीडिएट कॉज तो इकोनॉमी है, लेकिन ओवरऑल एक फीलिंग ऑफ मायूसी भी है। या तो हो ना कि लोगों की उम्मीद की किरण हो, कोई नजर आए। पाकिस्तान एक वो भी जमाना था, दो लख्त भी हुआ, सेपरेट भी हुआ 1971 में, लेकिन एक उम्मीद दिलाई जुल्फिकार अली भुट्टो ने, लोगों ने उसको रैली किया। लेकिन ये तो सिचुएशन ऐसी है कि लोग कहते हैं कि ये डेड एंड है, हमारे मसले का हल कौन करेगा, और बल्कि हमारी मुश्किलात में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। 23 दफा हम जा चुके हैं IMF, एक ट्राइड टेस्टेड एंड फेल्ड फार्मूला है। आपको पता है वो IMF का डोज बड़ा सख्त होता है, वो रगड़ा मिलता है। हम अपने रिफॉर्म्स करने को क्यों नहीं तैयार? क्यों नहीं टैक्स बेस बढ़ाएं? क्यों ना मरात याफ्ता तबके को टैक्स करें? क्यों ना उन लोगों को कोई रिलीफ दें? वो हम देने को तैयार नहीं। हम समझते हैं कि वी कैन गेट अवे विद एनीथिंग, तो उसका फिर रिएक्शन तो होगा ना, और वो हो रहा है आपके सामने, और वो स्पॉन्टेनियसली हो रहा है। किसी पॉलिटिकल पार्टी कोई नहीं, बल्कि पॉलिटिकल पार्टी तो पीछे रह गई है, लोग जो है वो बहुत आगे हैं, एंड दे आर रिएक्टिंग। और ये आपको याद है इजिप्ट में हुआ था, लैटिन अमेरिका में हुआ था, IMF राइट्स कहते थे इसको एक जमाने में। लेकिन मैं IMF को जिम्मेदार नहीं दिलाता, मैं अपने लोगों को कहता हूं कि हम क्यों नहीं, जो हम खुद मुआहदे साइन करते हैं, लेकिन IMF पर तो सबका इत्तफाक है इस वक्त, चाहे हिज़्ब इख्तलाफ हो या हिज़्ब इक़्तिदार हो। वो कहते हैं बड़ा अच्छा फैसला है, हमें जरूर IMF जाना चाहिए। तो दैट मीन्स दे हैव नो सोल्यूशन, कोई इंडिजिनस सोल्यूशन तो है ही नहीं आपके पास आपका मसले हल करने का, इकोनॉमी का या दूसरे चीज का। डिपेंडेंसी जरूर है, इन्हिसार जरूर है, खुद इत्मादी नहीं है। क्या सर, ये इस वक्त इतना बड़ा मसला है कि मुझे लगता है कि सारी चीजें छोड़ के इस पे सर जोड़ के सबको बैठना चाहिए। पर बदकिस्मती से जो फोकस है वो मुकदमे बनाने पे, लोगों को पकड़ने पे और जो है सप्रेशन के ऊपर है। तो इस वक्त आपके ख्याल में ये जो पॉलिटिकल प्रेशर है, पॉलिटिकल हीट है, उसको कम करके इस पे फोकस नहीं करना चाहिए? वरना तो ये बिल टोटल केओस है, ये कैबिनेट के मीटिंग करने से तो नहीं मसला हल होगा। देखिए जी, 2022 का पूरा साल हमने जाया किया इसी चीज पर, इसी सियासी चपकलिश कर, इसी सारी पॉलिटिकल इश्यूज पर, एक दूसरे पर। उससे पहले भी ये इशू चल रहा था, विक्टिमाइजेशन कह लें, सप्रेशन कह लें। दिस विल नॉट वर्क। ये इसका और पाकिस्तान में माजी में हो चुका है ये काम। वी हैव अगेन आई वुड से ट्राइड टेस्टेड एंड फेल्ड फार्मूला है। इसका क्या फायदा होगा? इस वक्त जरूरत है हीलिंग टच की, दस्ते शफा की, और लार्जर पिक्चर को देखें, बिग पिक्चर को। और एक चीज बड़ी वाज़ेह हो जाए, एक सियासी कुव्वत को आप रियासती तरीके से खत्म नहीं कर सकते। एक सोच को, एक आइडिया को, एक सियासी कुव्वत को, वो आप सिर्फ कर सकते हैं थ्रू द बैलेट बॉक्स। अगर वो बात होती तो फिर भुट्टो की फांसी के बाद और मियां साहब के एग्जाइल के बाद पार्टीज खत्म हो जानी चाहिए थी। ऐसे नहीं होता। सो आई थिंक वी शुड लर्न लेसन्स और लार्जर पिक्चर देखें। मुल्क को इस वक्त सही रास्ते पर लेके चलें और लोगों का एतमाद बहाल करें और सबको साथ लेके चलें। दे आर ऑल पार्ट ऑफ द सोल्यूशन, डोंट ट्रीट देम एज पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। और अगर ये आइदर और वाली अप्रोच होगी, तकसीम, तजाद, तसादम की, तो इसका रिजल्ट ये होगा कि फिर ये, जैसे आपने खुद कहा कि खुद लोगों का रिएक्शन जो हो रहा है डिफरेंट। अब देखना, पिछले 3-4 सालों में पहली दफा हुआ है कि 20-25 शहरों में इतने इस किस्म के डेमोन्स्ट्रेशंस हुए हैं, लोग गुस्से में निकले हैं और रिएक्ट कर रहे हैं और पब्लिकली रिएक्ट कर रहे हैं, और आप रोक नहीं सकते इस चीज को। एंड दिस कैन स्प्रेड। शाह साहब, ये आपकी हमारी ख्वाहिश तो हो सकती है, मगर इस वक्त जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो जो PDM की थी, गवर्नमेंट में थी, वो डिसाइड नहीं कर पा रही। ये कह रहे हैं कि जी अब वो CCI वाला फैसला करके, कानून इलेक्शन कमीशन को तरमीम करके कि जो वो करेंगे। अब वो कह रहे हैं 90 में इलेक्शन करवाओ, और पीपल्स पार्टी और नून लीग की आपस में लड़ाई हो रही है। वो कह रहे हैं नहीं जी ये नई मतलब शुमारी के तहत होगी। तो ये आपस की वो लड़ाई से फुर्सत हो जाए, ये मसलों का इलेक्शन डेटों का डिसाइड हो जाए, तो फिर ये बिजली पानी आता है। ये तो सेकेंडरी है, सानवी हैसियत का एक टॉपिक है। देखिए जी, वो एक फेज था जब हुकूमत की तब्दीली हुई, नो कॉन्फिडेंस के बाद एक पीरियड दिया गया 16-18 महीने का। अब लोगों के अजम्पशन थी कि वही इट विल बी बिजनेस एज यूजुअल। 17 अगस्त के बाद एक नई सिचुएशन पैदा हो गई है, एंड दैट इज अ सरप्राइज फॉर ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज। वो बिजनेस एज यूजुअल नहीं होगा।
अब ना वो ड्राइविंग सीट में है, अब उनको वो समझते हैं कि ना ये हुआ कैसे सरप्राइज, और वो थिंग्स कैन लीड टू सम अदर डायरेक्शन जो उनके ख्याल के मुताबिक नहीं था। उन्होंने खुद, जब 90 दिन की अब बात हो रही है, आपको याद होगा जब पंजाब और केपी की बात हुई थी तो सब ने कहा था कि नहीं, इलेक्शन 90 दिन में नहीं हो सकते, नहीं होने चाहिए, फलाना चीज कोई नहीं चीज। तो अब क्या सिचुएशन चेंज हुई है कि सडनली लोगों ने यू टर्न लेना शुरू कर दिया। तो अपनी गलतियां माजी, मैं तो कहता हूं दोस्तों को सियासत में जो हमारे साथ हैं कि नई गलतियां करें, पुरानी गलतियां ना दोहराएं, क्योंकि ये जो इस किस्म की पोलराइजेशन है उसका रिजल्ट वही होगा कि द पार्टी विल बी ओवर फॉर एवरीवन, उसका फायदा किसी को नहीं होता। माजी में 77 में ये हुआ, आपने रिजल्ट देख लिया, 99 में हुआ, आपने रिजल्ट देख लिया, अब ये हुआ है, अब अपने रिजल्ट आपके सामने अनफोल्ड हो रहा है। और इसमें कोई सियासी जमात जो इस वक्त पावर में थी पिछले दिनों में, उनको कोई फायदा नहीं होगा। सिचुएशन हैज चेंज्ड, ग्राउंड रियलिटीज हैव चेंज्ड, और अब उनको समझ आ रही है कि ये तो रास्ता कोई और है। जाहिर है कि जिस रास्ते से आप आए थे तो उसी रास्ते से आप जाएंगे, और जिन्होंने आपको लेके आए थे वो फैसला आपके लिए तो नहीं करेंगे ना, वो तो और भी एस्पेक्ट्स हैं उसके लिए करेंगे। अब समझ आ रही है थोड़ी बहुत ही लोगों को, मेरे ख्याल में। चाइना से होके आए हैं, हमारी आखिरी उम्मीदें जो होती हैं वो मिडिल ईस्ट में आ जाती हैं, यूएई और सऊदी अरेबिया में, बस सबसे ज्यादा चाइना पे डिपेंडेंट हैं। वो इनको किस नजर से देख रहे हैं हालात को? मुझे ये अफसोस है आमिर साहब के हमारी उम्मीदें वाबस्ता उन ममालिक से सिर्फ हैं जिनसे हमें पैसा मिलता है। चाइना से है कि जी चाइना से ये पैसा मिल जाएगा, सऊदी अरेबिया से इतना पैसा मिल जाएगा, यूएई से इतना पैसा मिल जाएगा, कतर से इतना मिल जाएगा। ये लिस्ट 4-5 लोगों की है ना, और बाकी तो आईएमएफ है जो आपको वो देता है लिख के, तो आप उसको फॉलो करते हैं। हम जरा लार्जर पिक्चर भी देखें, फॉरेन पॉलिसी के हवाले से देखें। दुनिया तब्दील हो रही है, कनेक्टिविटी का इशू है, चाइना आपकी मदद करने को तैयार है, सेंट्रल एशिया आपकी तरफ देख रहा है, ईरान आपको सस्ता तेल बेचने को तैयार है, रशिया आपको सस्ता तेल बेचने को तैयार है। लेकिन हम अगर उनकी तरफ देखते भी हैं तो हमें खौफ आता है, कभी पसीने छूट जाते हैं, कभी हाथ मलने शुरू हो जाते हैं कि ये फलाना नाराज हो जाएगा, फलाना नाराज हो जाएगा। हम हिम्मत करें, फैसले करें अपने अवाम के मफाद में, और देखें कि दुनिया में कितनी तब्दीली आ रही है। सही है, सही है। मल्टीपोलर वर्ल्ड है और कोई सिंगल सुपर पावर नहीं। आप फैसले, अपने तकदीर के फैसले खुद करें। बिल्कुल मुश्किल फैसले करने का वक्त है, मगर ये मुश्किल फैसले सिर्फ आवाम के लिए नहीं होने चाहिए, अशराफिया के लिए भी होने चाहिए। बहुत शुक्रिया। सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब हमारे साथ मौजूद है। अभी हम एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे कि मुसलसल एक मुआशी गिरदाब है जिसके अंदर अगर कोई जकड़ा हुआ है तो वो हमें सिर्फ आवाम नजर आती है। इसका सोल्यूशन क्या है, फौरी इक़दाम कौन से ऐसे हैं जो करने की जरूरत है, और इसका हल क्या है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। मुशाहिद साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की कि ये वक्त वो है जब हमें अवाम का एतमाद बहाल करने की ज़रूरत है और इसके लिए फौरी तौर पर इक़दाम करने की ज़रूरत है। आमिर साहब मईशत के ऊपर बात करने जा रहे हैं, लेकिन मैं इंट्रोड्यूस इस वक्त कर दूं कि डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब जो कि माहिर मुआशियात हैं, वो हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब आपको वेलकम करेंगे। ओवर टू यू आमिर साहब। जी, शाहिद साहब को हम हमेशा इसलिए तकलीफ देते हैं कि हमने इसके जो इस वक्त पूरे मुल्क में खैबर से कराची तक जो है सड़कों पे लोग आए हुए हैं, उसके माशरती और सियासी जो कॉन्सिक्वेंस है उसको डिस्कस कर लिया डॉक्टर साहब से, क्योंकि ये माहिर मईशत हैं। तो इनसे मैं जानना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब ये कैबिनेट, वो कहते हैं जी 2 दिन से बैठी भी है और वो इस तरह का तासुर दे रहे हैं जिस तरह वो एकदम कोई इसका कबूतर निकाल लेंगे टोपी में से और ये फुर करके उड़ जाएगा और मसले का हल हो जाएगा। तो ये जो बिजली का मसला है, ये क्या इतना आसान है हल करना? बहुत शुक्रिया। ये पहले मैं आपसे एक जुमला कह दूं पूरी जिम्मेदारी के साथ। अगर जैसे निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि हमारे जो इख्तियारात हैं उसके तहत हम पूरी कोशिश करेंगे कि बिजली के नरखों में कमी करके आवाम को रिलीफ दें। मैं एक दूसरा स्टेटमेंट देना चाहता हूँ। अगर निगरान हुकूमत कानून ना तोड़े एग्जिस्टिंग,
तो चंद हफ्तों में बिजली के नरखों में कमी मुमकिन है। नंबर एक, अगर वो कानून ना तोड़ें। दूसरा ये कि अगर वो कोई संजीदा कोशिश करें स्टेट बैंक के साथ मिलके, रुपए की कदर में बेहतरी मुमकिन है। और ये जो बिजली के नरखों में कमी होगी वो IMF की कंसेंट से होगी। ये मैं बुनियादी बात आपको बता, इसका मैं आपको सबूत पेश करूँ। 2019 में जो टैक्स एमनेस्टी आई थी, उसमें जो कानून बनाया गया था, जिसके इश्ताहारात दिए गए थे, वो मेरे सामने है। वो 14 जून 19 को ये था कि जो लोग इस एमनेस्टी स्कीम से फ़ायदा नहीं उठाएंगे, जिनके असासे मुल्क के अंदर मौजूद हैं, हुकूमत की दस्तरस में हैं, हम उनको असासे और जायदादें जब्त कर लेंगे, उनको 7 साल जेल कर देंगे। एक, मैंने ये कहा था ना आप जब्त करें ना आप जेल भेजें। आपके पास 41 लाख आदमियों की वो फहरिस्त है जिनके नाजायज असासे मुल्क के अंदर मौजूद हैं, जिसकी तफसीलात NIC नंबर सब हुकूमत के पास है। अब कहा कि उसमें कानून क्या है, असासे और जायदाद जब्त और 7 साल की जेल। मैं ये कहता हूँ कि आप सिर्फ ये करें कि अगर मिसाल के तौर पर उनके जो बैंक अकाउंट्स हैं उनको 2 हफ्ते के लिए मुंजमद करें। अगर उसके किसी का कौमी बचत में पैसा रखा है तो उसको वहाँ एक नोटिस दे दें कि भाई ये आपका 2 करोड़ रुपए कौमी बचत में है, ये तो आपने इनकम टैक्स में डिक्लेयर नहीं किया, इस आमदनी पर टैक्स नहीं लगाया, 2 हफ्ते में आप दे दें, वरना हम अपना वसूल कर लेंगे। मैं उसमें ना अदालत में जाने की ज़रूरत है ना कुछ। मैंने हिसाब लगाया है 1100 अरब रुपया चंद माह में मिल सकता है। तो आप ऐसा करें कि 1 महीने में जो पैसा मिले IMF को दें कि जनाब हमने ये इजाफी रकम ली है, ये टारगेट से हट के लिए, अब आप हमें इजाज़त दे दें कि हम आवाम को पास ऑन कर दें। तो इसमें तो ना कोई कानूनी बवाहत है, सिर्फ एक मुश्किल है कि जो ताकतवर तबके हैं वो नाराज़ हो जाएंगे, लेकिन आवाम को तो तकलीफ में हम मुब्तला कर सकते हैं, मईशत को ख़तरात में भी डाल सकते हैं, सलामती को भी ख़तरा डाल सकते हैं, मगर इस तबकों को नाराज़ नहीं करना चाहते क्योंकि हमारी अशराफिया की मईशत है। एक तो ये स्टेटमेंट मैंने आपको लीगल पोजीशन बता दी। दूसरे कि पॉलिटिकल विल नहीं है। हमारे जो शमशाद अख्तर साहिबा हैं, आपको याद होगा कि वो 2018 में भी निगरान वज़ीर ख़जाना थी। उन्होंने उस वक्त, मैं आपको कोट कर रहा हूँ, आर्टिकल 77 की खिलाफ वर्जी करके कौमी दौलत लूटने वालों के लिए चंद घंटे के अंदर जो है वो समरी मंजूर कराई निगरान हुकूमत से, प्रेसिडेंट से मंजूर कराई, और 30 जून को एमनेस्टी ख़त्म हो रही थी 2018 को, चंद घंटे पहले वो सर्कुलर इशू हो गया। वो था क्या, शाहिद खाकान अब्बासी ने एक्सटेंशन वो एमनेस्टी दी थी पार्लियामेंट की मंजूरी से, निगरान हुकूमत के दौर में ख़त्म हो गई, ख़त्म हो जाने देते, उनको तो कोई इख्तियार नहीं था एक्सटेंशन का। लेकिन 30 जून 18 को ख़त्म हो रही थी, आर्टिकल 77 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को उन्होंने इनराफ किया और समरी बनाई और दी मलिक साहब को, जो अपने उस वक्त निगरान वज़ीर थे सुप्रीम कोर्ट के, नासरुल मलिक जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, उनको पता था कि ये उनका इख्तियार नहीं है, क्योंकि पार्लियामेंट का इख्तियार है कि वो उसको समरी मंजूर करें। उन्होंने भी कर दी, सदर ममलकत ने भी कर दी, और 12 घंटे बजने से पहले ये सर्कुलर इशू हो गया। तो ये उनका माजी था। अब ये जो मैंने आपको 2019 के टैक्स एमनेस्टी के बताया, 41 आदमियों की फहरिस्त बताई, वो भी उस पर भी लेना नहीं चाहते, मीटिंगें कर रहे हैं, जो आपने बड़ी खूबसूरती से बताया। क्यों? अब ये लॉलीपॉप देंगे कि जनाब ये हम आप इंस्टॉलमेंट में पे कर दें, हमने जो है लोगों की जो उनकी थी अलाउंसेस कम करके सीलिंग मुकर्रर कर दिए इतने यूनिट, तो ये ऐसे कुछ लॉलीपॉप करेंगे, लेकिन इंस्टॉलमेंट आप कर देंगे। इस तरह से कोशिश करेंगे कि ये जो आवाम में गज़ब उभरा है उसको फ़िलहाल ठंडा कर दें, और लेकिन अल्टीमेटली वो चीज़ जाएगी। इसलिए ये जो मैंने आपको कदम बताया है, अगर ये नहीं करते तो मैं आपको बताऊंगा निगरान हुकूमत के दौर में भी और बाद में भी खुदा न खास्ता बिजली के नर्ख बढ़ेंगे। आवाम अगर धोखा खाना चाहते हैं तो खा दें। मैंने लीगल पोजीशन आपको पूरी बता दी। दूसरा, बिजली के दरखों का बड़ा हद तक ताल्लुक रुपए की कदर से भी है और पेट्रोलियम मसनूआत से भी है। अब रुपए की कदर जिस निगरान हुकूमत के दौर में जो तेज़ी से गिरी है वो हमें पता है, लेकिन फ़र्क बहुत बढ़ गया है जो पहले नहीं था। इनके आने से पहले इंटरबैंक मार्केट में और खुली मंडी में फ़र्क बहुत बढ़ गया। अब ये क्या कर सकते हैं मैं आपको बता दूं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान हमारा है, हमारा मुल्क का कानून ये है आज की तारीख में कि कोई भी आदमी मार्केट से डॉलर खरीदा खुली मंडी से, तो जब मार्केट से डॉलर खरीदता है तो रुपए की कदर गिरती है, वो डॉलर खरीद लेता है, चले खरीद ले, आपको रुपए पे एतबार नहीं है, क्या कर सकते हैं। वो उसको फॉरेन करेंसी में अकाउंट में जमा करता है बैंक के अंदर, और कानून के तहत बैंक से कहता है इस पैसे को बाहर भेज दें। तो हम इनसे बार बार कह रहे हैं, पिछली हुकूमत से भी कहा कि आप ये कहें बच्चों की तालीम और इलाज मुआवजे के अलावा मार्केट से पैसे खरीदे से, खुली मंडी से वो पैसा बाहर नहीं जाएगा इन दो के अलावा। तो आप इस वक्त इमरजेंसी है,
22 करोड़ आवाम तकलीफ में है पाकिस्तान। आप जी जो बिल्कुल जो बुनियादी जो नुक्ता है कि ये जो है गरीब आदमी को सजा नहीं देनी चाहिए कि आप शराफिया को अपनी जो है लूटने की इजाजत है कि 2000 अरब रुपए की हमें बताया जाता है कि एग्जम्पशन और सब्सिडी जो कर रहे हैं। बैंक्स जो है उन्होंने लूट मार मचाई हुई है, उनकी प्रॉफिट्स की रेंज देखें, बाकी भी इस तरह ही। तो उनको ये जिस तरह 41 लाख लोगों का बता रहे हैं, वो टैक्स करने की बजाय ये अवाम को जो है कंज्यूमर को जो है ना बिल ठोकते जा रहे हैं। मगर क्या आप समझते हैं कि ये बिल्कुल ठीक है? आपने कह दिया कि निगरान के कानूनी तौर पे हुकूमत के पास ये इख्तियार है, पर क्या इनके अंदर वो पॉलिटिकल विल है कि ये वो उन लॉबीज को, पावर लॉबीज को हाथ डाल सकेंगी? जी, आपने बड़ा यहाँ नुक्ता उठाया है। देखिए, मैं दो बातें आपको बता दूं। मई 2008 में आप चले जाइए, डॉक्टर शमशाद अख्तर गवर्नर स्टेट बैंक थी। उन्होंने जो खातेदारों को मुनाफा मिलता है, करोड़ों खातेदारों को नफा नुकसान में शिरकत, उसके मुतालिक एक सर्कुलर इशू किया जो आईन पाकिस्तान की शिक्ष 3 की खिलाफ वर्जी था और बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस 26A4 की खिलाफ वर्जी था कि कोशिश ये होती है कि बैंक तो मुनाफा बढ़ाएं 30-35% और इस्लामी बैंक बनाए कुछ 35 से 40%। और हमने माजी में देखा कि खातेदारों को 7% भी दिया और जो है वो 1% भी दिया। आज की तारीख में अगर मैं आपको बताऊं तो हमारे लोग क्यों हैरान रहते हैं। बहबूद पेंशनर्स बेवाओं को जो दिया जाता है, माजूरों को जो दिया जाता है, बुजुर्ग शहरियों को दिया जाता है, उस पर शरह मुनाफा कम है। अगर आप बैंक में सेविंग अकाउंट में पैसा रखें उसमें ज्यादा है, तो फिर वो बहबूद कहाँ से हो गया जनाब? फिर उसके लिए माजूर की शर्त क्यों लगाना चाहते हैं आप? तो मेरा कहना यह था कि जो ट्रेजरी बिल में है उसमें मुनाफा बहुत ज्यादा है, कॉर्पोरेट लगाते हैं, लेकिन जो मुनाफा इनको माजूरों को मिलता है, बेवाओं को मिलता है, बुजुर्ग शहरियों को मिलता है, वो कम है। तो हम ये तो आइन को भी कीमा हम बना रहे हैं और कानून भी तोड़ रहे हैं। सिर्फ अशराफिया को नवाजना, उनको नाराज ना करना, अवाम को कुचलना, पाकिस्तान की मईशत को खतरे में डालना और पाकिस्तान की रियासत की सलामती को खतरे में डालना। मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ? अब आप IMF के पास चले गए, वो अब ये कह रहे हैं कि जी आप निजकारी भी करें और एक तरफ सरमायाकारी की बात हो रही है। मैं एक सवाल उठाना चाहता हूँ। एक बाहर से कुछ सरमायाकारी आ गई या आपने कोई निजकारी करके वो दे दिया किसी फॉरेनर को, अगर वो आदमी जिसने सरमायाकारी की है या जिसने हमारे खरीदे हैं एहसासे, वो अपने शेयर किसी हिंदू को, यहूदी को दे देता है, तो क्या आप रोक लेंगे सिवाय बैंकों के? तो आपके असासे तो जो है ना वो यहूदियों के पास या हिंदुओं के पास चले जाएंगे। ऐसे सरमायाकारी नहीं होती। ये तो मैं 10 साल से शोर कर रहा हूँ कि ये तो ईस्ट इंडिया कंपनी का दौर या आप रिकॉलोनाइजेशन, नौआबादियाती निज़ाम की वापसी। आप ना अपनी सरमायाकारी करना चाहते हैं मुल्क की, ना बचतें करना चाहते हैं, ना टैक्स लेना चाहते हैं, सिर्फ कर्जे और परेशान कुल सरमायाकारी। तो ये तो रियासत का लिए पाकिस्तान दोबारा जरा उस पर लाना चाह रहा हूँ आज की सूरत पे कि ये बिल्कुल कहने को बड़ी समझ आती है आपकी बात कि ये मेजर्स ले तो ये शायद बड़ी शॉर्ट टर्म में भी मसला हल हो सकता है, पर क्या करें? वहाँ पे जो आपने एनर्जी का मिनिस्टर लगाया हुआ है वो साहब IPP के डायलॉग्स में शामिल थे और उनके अपने स्टेक्स हैं एनर्जी के उस पावर लॉबी के साथ। आपके जो एप्टमा के पेट्रोल इन चीफ हैं वो जो है इकोनॉमी के इंचार्ज हैं, तो वो जिन लॉबीज को जिनकी वजह से प्रॉब्लम है, जब वो वहाँ पे केयर टेकर गवर्नमेंट में बैठी हुई है, तो उनसे क्या उम्मीद है? कि जो तासुर दिया जाता था कि जी हमें 6 महीने साल तक ये निगरान गवर्नमेंट दें तो मुल्क ठीक कर देगा, ये तो गेम उल्टी हो गई है कुछ महीने में से कम अरसे में भी। देखिए भाई साहब, आपने जो बातें कही हैं वो 100% हकाइक पर मबनी है, मगर बात इससे कहीं ज्यादा है। हमारे स्टेट बैंक में वो भी ताकतवर तबकों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रहा है, हमारा SECP भी कर रहा है और दूसरे इदारे भी कर रहे हैं। बुनियादी तौर पर एक गठजोड़ है, मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ किया था, मुल्की अशराफिया का और एक बैरूनी अशराफिया का। वो जो कुछ ये कर रहे हैं ये IMF की शराइत नहीं थी, ये तो आपने उनके से कहा था। IMF ने तो ये कहा था कि MD ने खुद कहा था कि आप मालदार लोगों से टैक्स लें और उसका गरीब लोगों को मराहत दे दें। आपने कहा नहीं जनाब, हम तो GST लगाएंगे, पेट्रोलियम लेवी बढ़ाएंगे, आपकी मर्जी। तो मेरा कहना है एक तरफ IMF के प्रोग्राम से निकलना नहीं चाहते, दूसरी तरफ IMF की शराइत की आड़ में जो है अवाम को कुचलते हैं, मईशत को तबाह करते हैं। ये एक गठजोड़ है
और इसमें बैरूनी वो क़ुव्वतें जो इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान को मुख्तलिफ शर्कों में, क्योंकि अब आपने देखा है, आपके इल्म में भी है कि दुनिया में नई सफबंदियाँ हो रही हैं, न्यू ग्रेट गेम है, नई सरजंग का दौर है। अब भारत जो है ना, आपको पता है कि कितनी बड़ी कुव्वत बन गया, वो ब्रिक्स के साथ चाइना में शामिल है। हम तो कहीं हमारे पास जो कुछ है वो तो उसमें मादनी और वो असासे हैं। वो ख़ासतौर से अब बलूचिस्तान में एक नारा लगाया जा रहा है कि जनाब आपके पास 3000 अरब डॉलर के मादनी वसाइल हैं। अगर पाकिस्तान ने ये करना होता तो ये 75 साल में कर चुका होता। तो मेरा कहना है इस किस्म की साजिशें हो रही हैं, तो हमें अब संजीदगी से, यानी पस्त मुफादात इक़्तिदार के लिए या पैसे के लिए इसको छोड़ें। बहुत संजीदगी से इन मामलों के ऊपर गौर करने की जरूरत है। डॉक्टर साहब बेहद शुक्रिया। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद है। अभी मैं एक ब्रेक की तरफ चल रही हूँ। तरजीहात को तय करना बड़ा लाजिम है। हमारी बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान में आज तक जितनी भी सियासी हुकूमतें बनी हैं उनमें से कभी किसी ने ना अवाम के रिलीफ के लिए सोचा, ना ही कोई प्लान तरतीब दिया। एक ब्रेक से लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो सियासतदानों की सियासी चपकलिश, रंजिशें और इंतकाम के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। आमिर साहब, यहाँ तो हम सोच रहे थे कि मिलजुल के कोई सोल्यूशन तलाश किया जाएगा, मगर सियासी जमातें तो आपस में ही रंजिशें, चपकलिश, इंतकाम और कुछ ऐसी बू नजर आ रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डिमांड कर रही है कि आईनी तकाजा ये 90 रोज के अंदर इंतखाब होना चाहिए। नून लीग हमें कुछ डगमगाती हुई नजर आ रही है। होगा क्या, किसका फैसला माना जाएगा? ये मर्दमशुमारी वाला जो है शोशा छोड़ा और उसके बाद ये कहते रहे हमारे से, वो कायरा साहब अभी पिछले हफ्ते ही आपको याद होगा लड़ रहे थे कि जी वो आईनी मजबूरी है, कानूनी मसला है, और आज वो कह रहे हैं कि जनाब ये आइन के अंदर है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाया जाए। और फिर उन्होंने इलेक्शन कमीशन को जो है इख्तियारात भी दे दिए कि जी आप शेड्यूल दे सकते हैं, प्रेसिडेंट तो दे नहीं सकते। तो एकदम से इनको वो याद आ गया है। ज़ाहिर है उस पर आपस में भी घूट पिटी हुई है, विद इन द पार्टी भी है। और दूसरा लतीफ़ा सबसे बड़ा तो ये है कि ये बिजली के खिलाफ जो है इन्होंने जो ये जुलूस खुद निकाल रही है JUI और पीपल्स पार्टी। अल्हम्दुलिल्लाह अनकरीब जो है मरियम बीबी भी जो है वो भी मैदान में आ जाएंगी। और उन्होंने सुन रहा था उनको कि नवाज शरीफ जो ना मसले का हल निकालेंगे। अब बात यह है कि मेरा नहीं ख्याल है कि यहाँ पे जो KP के रिजल्ट आए हैं इलेक्शन के वहां पे आप देखें पेशावर, पूरा हरिपुर, एबटाबाद, मानसेरा, नून लीग का गढ़ होता था। तो सब जगह पे नून लीग तो टोटली वाइप आउट हो गई है। 71 में से सबको पता है, अभी वो फिगर्स आ चुके हुए हैं। 71 में से 114 सीटें जो है PTI ले गई है, 6 गलबन JUI लेके गई है, इस तरह की 5, 4, 3 बाकी लेके गई हैं एक एक करके। तो इन हालात में जहां बुरे तरीन हालात में उनके लोग पकड़े हुए हैं, जेल में हैं या भागे में हैं, दुबई में हैं, उसके बावजूद सबसे ज्यादा अगर PTI सीटें लेके जाती है तो ये तो फिर इस हालात में अब ये बड़ी एक आप समझ लेंगे कैश 22 है कि एक तरफ उनको नहीं समझ आएगा, मेरा ख्याल उनसे हैंडल नहीं होगा ये जो बिजली के मसाइल को हल करना, और दूसरी तरफ से जो एजेंडा आया कि PTI को ठोकना, और जो उसके रिजल्ट उसके बावजूद आ रहे हैं तो दोबारा सोच में लोग मजबूर होंगे। लास्ट एक बड़ा इस पे जो इम्पोर्टेंट ट्रेंड है कि जो कि आने वाले दिन की निशानदेही करता है, जिससे इम्कान हो सकता है कि इलेक्शन करवा लिया जाए टाइम पे, वो है कि 71 सीटों में से 40 इंडिपेंडेंट जीते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आइंदा इलेक्शन होगा, अगर यही रेशियो रही तो इंडिपेंडेंट जो हैं फिर हर जगह जीतेंगे। लाहौर, कराची, पेशावर सब जगह इंडिपेंडेंट ही ज्यादा जीतेंगे। और इंडिपेंडेंट जो होते हैं सही है। ठीक है, मेरे पास वक्त खत्म हो गया। आमिर साहब थैंक यू सो मच। मगर जाते जाते जो हवाला मरियम साहबा के हवाले से आमिर साहब ने दिया है, अभी उसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखिए।